नमस्कार, मैं साध्वी देवयोगिनी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नए विषय पर जो कि है मोटापा यानी कि ओबेसिटी। मोटापा एक ऐसा रोग है जो दुनिया में लगभग 10 में से प्रत्येक 7 व्यक्ति इससे परेशान रहते हैं। इसके कई कारण होते हैं जैसे कि आनुवंशिक यानी कि जेनेटिक कारण, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, जंक फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड और हार्मोनल का इम्बैलेंस होना आदि इसके अनेक कारण हैं। मोटापे के कारण हमें अनेक अन्य तरह की बीमारियां भी परेशान करती हैं जैसे कि हार्ट डिजीज़, फेफड़ों में समस्या, सांस लेने में दिक्कत आती है, आपकी काम करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है। इस प्रकार हम आज के सत्र में जानेंगे मोटापे से निजात पाने के तरीके। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि योगाभ्यासों यानी कि योगासनों के द्वारा मोटापे से कैसे निजात पाया जा सकता है तथा उस पर कैसे नियंत्रण रखा जा सकता है। सबसे पहले करेंगे हम खड़े होकर किए जाने वाले मोटापे के लिए आसन। सर्वप्रथम हम सावधान की स्थिति में खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों को पार्श्व भागों से उठाते हुए इस तरीके से ऊपर लेके जाएंगे और दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर कर लेंगे। दोनों हाथों को ऊपर इंटरलॉक करते हुए ऊपर की तरफ ताने और हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। पहले एक पार्श्व में झुके, जितना आप झुक सकते हैं उतना आराम से। फिर श्वास लेते हुए वापस ऊपर, फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस दूसरी तरफ, फिर श्वास भरते हुए ऊपर। फिर इसी तरह मोटापे को घटाने के लिए हम इसे तीव्र गति से करेंगे। आप शरीर को जितना अधिक एक्टिव रखेंगे उतना मोटापा जल्दी घटेगा। आपकी चर्बी को जितना वर्कआउट करेंगे वो उतनी कम होगी। इस तरीके से हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। आइए अब इसके बाद जानते हैं अगला अभ्यास। अगला अभ्यास हम करते हैं इसके लिए त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए पहले की तरह ही पैरों में थोड़ा सा अधिक अंतर कर लें। दोनों हाथ पार्श्व भागों में और आप हाथ छोड़कर एक तरफ झुकेंगे पूरा। ऊपर वाला हाथ कानों से सटा रहेगा और सीधा रहेगा। फिर दूसरी तरफ, फिर इसी प्रकार फिर से दूसरी तरफ। इसी को तीव्र गति से करेंगे। मोटापे के लिए कोई भी अभ्यास जब किया जाए तो तीव्र गति से करने पर अधिक जल्दी मोटापा घटता है। इसी प्रकार तीव्र गति से करते रहेंगे। इस अभ्यास का नाम है त्रिकोणासन। हम इसी के आगे क्रम में लगातार करेंगे कोणासन। कोणासन के लिए दोनों हाथों को इसी प्रकार पार्श्व भागों में रखें और इसको क्रॉस करते हुए ऐसे पैर के पास लेके जाएं और दूसरा हाथ ऊपर आकाश की तरफ। फिर वापस ऐसे बीच में आएंगे, फिर दूसरी तरफ से एक हाथ नीचे और दूसरा आकाश की तरफ, फिर वापस बीच में। इसे तीव्र गति से करते हैं। आइए, 1 2 3 4। ध्यान रखें कि जब आप धीरे धीरे करते हैं तो आपको बीच में से पूरा उठना है और जब आप तीव्र गति से करते हैं तो आपको कोशिश करनी है कि आपका नाक घुटने से लग जाए और बार बार ऊपर नहीं उठना है। तीव्र गति से करेंगे। 7 8 9 10। आइए अब अगला अभ्यास जानते हैं पादहस्तासन। पादहस्तासन करने के लिए सबसे पहले हाथों को इस प्रकार ऊपर उठाएंगे। कमर को जितना झुका सकते हैं उतना झुकाकर सामने झुकेंगे धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए। फिर वापस श्वास लेते हुए ऊपर, फिर वापस नीचे, फिर वापस ऊपर, फिर नीचे। इसे तीव्र गति के साथ करेंगे। मोटापे के पैकेज के अनुसार देखें तो खड़े होकर किए जाने वाले आसनों के अभ्यास हैं। पहला जो हमने किया तिर्यक ताड़ासन, उसके बाद त्रिकोणासन, उसके बाद कोणासन और उसके बाद पादहस्तासन। इसके अलावा अगर हम अपने इस भाग के फैट को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए दोनों हाथों को इस प्रकार सामने खोल के हम करेंगे कटी चक्रासन। एक, हाथों को पीछे लेके जाएं, एक कंधा हल्का सा कोहनी से मुड़ा हुआ होगा एक हाथ और दूसरा सीधा। फिर दूसरी तरफ इसी प्रकार, फिर दूसरी तरफ, 3 4 5। और इसी में आप क्या करेंगे, अगला अभ्यास एक हाथ को सामने ही रखकर सिर्फ एक हाथ को पीछे लेके जाएंगे। 1 2 3
4, 5। तो इस प्रकार हमने जाना कि खड़े होकर किस प्रकार मोटापे के लिए आसनों का अभ्यास किया जाता है। आइए अब हम बैठकर कुछ आसनों का अभ्यास करते हैं जो मोटापे के लिए लाभदायक है। बैठकर किए जाने वाले मोटापे के लिए आसनों के अभ्यास के लिए आप सबसे पहले पैरों को खोल लेंगे, जितना आप अधिकतम खोल सकते हैं। दोनों पैरों को इस प्रकार खोलकर हम करेंगे अब स्थित कोणासन। जिस प्रकार आपने खड़े होकर कोणासन किया, उसी प्रकार अब बैठकर करेंगे स्थित कोणासन। स्थित यानी बैठकर, तो बैठकर ही कोणासन करना स्थित कोणासन कहलाता है। आइए जानते हैं कैसे करेंगे स्थित कोणासन का अभ्यास। दोनों पैरों को इस प्रकार खोलकर दोनों हाथों को इस प्रकार पार्श्व भागों में उठाएं। एक हाथ को दूसरी तरफ ले जाते हुए एक पैर को पकड़े और दूसरा हाथ एकदम पीछे, और आंखों को रखें अंगूठे पर। फिर दूसरी तरफ आपकी दृष्टि पीछे वाले हाथ के अंगूठे पर रहेगी। फिर इसी को तीव्र गति से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इसे आप 3 प्रकार से कर सकते हैं। एक आप ऊपर ऊपर कर सकते हैं, एक थोड़ा सा नीचे झुककर, और एक पूरी तरह नीचे झुककर। जैसे मैं करके दिखाती हूँ। 1, 2, 3। 1, 2, 3। 1, 2, 3। तो ये किया हमने स्थित कोणासन का अभ्यास। आइए अब अगला अभ्यास करते हैं चक्की आसन। चक्की आसन के लिए आप बैठ जाएंगे दंडासन में, कमर सीधी, हाथ दोनों आपके पार्श्व भागों में, पंजे तने हुए। चक्की आसन के लिए आप क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को इस प्रकार इंटरलॉक कर लेंगे, और जब आप आगे जाएंगे, हाथों को आगे लेके जाना है, और जब आप आगे जाएंगे तो आपके पंजे आपकी तरफ खिंच जाएंगे। इस प्रकार पैरों के आगे से हाथों को लेके आना है, और जब आप पीछे झुकेंगे धीरे धीरे तो आपके पंजे भी सामने तन जाएंगे। फिर वापस इस प्रकार आगे पैरों के आगे से घुमाते हुए लाना है। पीछे जाते हुए आप श्वास लेंगे, सामने जाते हुए श्वास बाहर, फिर श्वास अंदर, फिर श्वास बाहर। इस प्रकार से तीव्र गति से करेंगे। 1, 2, 3, 4। अब इसी को विपरीत दिशा से भी करेंगे। 1, 2, 3, 4। तो इस प्रकार हमने जाना कि 2 अभ्यास बैठकर मोटापे के लिए किए जाते हैं, 4 अभ्यास खड़े होकर, 2 अभ्यास बैठकर। आइए अब हम जानेंगे सीधे लेटकर मोटापे के लिए किए जाने वाले योगाभ्यास। आइए सीधे लेट जाते हैं पीठ के बल। पीठ के बल किए जाने वाले मोटापे के लिए योगाभ्यास में हम मेनली थाइस के लिए योगाभ्यास करते हैं। थाइस के लिए और पेट का जो एब्डोमेन का हमारा निचला हिस्सा होता है, उसके मोटापे पे काम करने वाले योगाभ्यास। इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे अर्ध हलासन। एक एक पैर से, जो अधिक मोटे हों, दोनों पैरों को एक साथ ना उठा पाएँ, वो एक एक पैर से करें, नहीं तो इसका अभ्यास दोनों पैरों से भी किया जा सकता है। इस प्रकार पैर को आधा उठाकर, फिर दूसरे पैर से 2। ये हुआ हमारा अर्ध हलासन का अभ्यास एक एक पैर से। इसी को आप तीव्रता से करें तो मोटापा जल्दी हटता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम करेंगे साइकिलिंग। साइकिलिंग के लिए आप एक पैर से भी अभ्यास कर सकते हैं, दोनों पैरों से भी अभ्यास कर सकते हैं। साइकिलिंग के लिए दोनों पैरों को इस प्रकार उठा लें। पहले हम करेंगे एक एक पैर से अभ्यास। पोजीशन में घुमाते हुए हम करेंगे द्विचक्रिकासन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी का अभ्यास हम दोनों पैरों से एक साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि इस प्रकार। 1, 2, 3, 4, 5। आइए अब इसके बाद जानते हैं अगला अभ्यास कौन सा किया जाता है मोटापे के लिए। मोटापे के लिए अर्ध हलासन और द्विचक्रिकासन के बाद हम करेंगे पादवृत्तासन।
पादवृत्तासन के अभ्यास के लिए हम करेंगे एक पैर को उठाकर पहले क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5, इसी को दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। अब दूसरे पैर से करेंगे हम पहले क्लॉकवाइज 1, पैर को पूरा गोल घुमाना है। इससे आपके थाइज़ का एक्सेस फैट जल्दी कम होता है। यदि आप लगातार 1 हफ्ते तक करते हैं तो आप खुद इसका अंतर महसूस कर पाएंगे। 4 5, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। तो ये हमने जाना पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले मोटापे के लिए अभ्यास। अब हम करते हैं पेट के बल लेटकर किए जाने वाले अभ्यास। आइए पेट के बल लेट जाते हैं। पेट के बल मोटापे के अभ्यास करने के लिए हम सर्वप्रथम करेंगे भुजंगासन तीव्र गति से। जब कमर दर्द होता है तो हम भुजंगासन को करते हैं आराम आराम से, और वहीं पे मोटापे के लिए जब इसका अभ्यास किया जाता है तो हम तीव्र गति से इसका अभ्यास करते हैं। जैसे कि भुजंगासन का प्रथम अभ्यास, पहले एक बार धीमी गति से, फिर उसके बाद तीव्र गति से। इस प्रकार श्वास लेते हुए उठेंगे नाभि तक। कुछ सेकंड होल्ड करते हुए वापस नीचे, फिर दोबारा करेंगे। फिर वापस नीचे। अब हम करेंगे दूसरा भाग, जिसके लिए हाथों को रखेंगे सामने और श्वास लेते हुए पूरा ऊपर उठेंगे और तीव्र गति से करेंगे। 1 2 3 4 5 6। इसमें ध्यान रहे कि जब आप ऊपर उठेंगे तो आपकी कोहनियाँ पूरी सीधी हों। कुछ लोग इतना ही आधा आधा उठाकर इसे करते हैं। इस प्रकार नहीं करना, पूरा कोहनियों को सीधा रखना है और कंधे भी आपके पूरे पीछे की तरफ होने चाहिए, ऐसे आगे की तरफ झुके हुए नहीं, कंधे पूरे पीछे की तरफ खुले हुए हैं। 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार भुजंगासन करके हम अपने पेट के और कमर के अधिक बढ़े हुए फैट को कम कर सकते हैं। अगला अभ्यास करेंगे हम शलभासन का। शलभासन करने के लिए दोनों हाथों को हल्का सा जंघाओं से टिका दें, ठोड़ी ज़मीन पर, और पीछे से एक एक पैर को उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार शलभासन भी थाइज़ के लिए और पेट के लिए, यहाँ पर जमे हुए ज़िद्दी मोटापे को कम करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार हमने किया शलभासन और भुजंगासन का अभ्यास पेट के बल लेटकर। आइए अंत में आसनों के अभ्यास को पूर्णता प्रदान करते हुए हम करेंगे शवासन का अभ्यास। इसके बाद हम जानेंगे कुछ प्राणायाम के अभ्यास मोटापे को घटाने के लिए। आइए शवासन के अभ्यास के लिए पीठ के बल लेट जाते हैं। इस प्रकार पीठ के बल लेटकर अपने हाथों, पैरों, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। शवासन का प्रारंभ करने से पहले हल्का हल्का हाथों पैरों को हिलाएं ताकि वो पूरी तरह से शिथिल हो जाएं, उनमें किसी प्रकार की जकड़न न रहे, वो पूरी तरह विश्राम को प्राप्त कर सकें। इस प्रकार हल्के से हिलाकर अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। शरीर पे धीरे धीरे पैरों की तरफ से प्रारंभ करके धीरे धीरे ये महसूस करें कि आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर निकल रही है, शरीर से बाहर जा रही है, और सकारात्मक ऊर्जा परम पिता परमेश्वर हमारे शरीर में प्रविष्ट करा रहे हैं। धीरे धीरे पैरों में ध्यान करें, नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा रही है, सकारात्मक ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे इसी प्रकार ऊपर जंघाओं में, घुटनों, पेट, हृदय, फेफड़े, आपकी भुजाएं, आपका कंठ, आपके मुख पर कोई तनाव के भाव नहीं, एकदम शांत, सहज। धीरे धीरे शरीर के सारे तनाव को बाहर निकाल दें। शरीर को एकदम हल्का महसूस करें।
कुछ देर इसी प्रकार शवासन करने के बाद धीरे धीरे अपने हथेलियों को ऊपर उठाएं, उन्हें आपस में रगड़ें और गरम गरम हथेलियों के तलों को आंखों पर रख लें। अपने चेहरे को उन गरम गरम हथेलियों से ऊर्जा प्रदान करें। अब हम धीरे धीरे आंखें खोलते हुए बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। तो इस प्रकार हमने जाना कि किस प्रकार योग आसनों के माध्यम से हम अपने शरीर के मोटापे को कम कर सकते हैं तथा उस पर लगातार नियंत्रण बनाए रख सकते हैं, ताकि एक बार मोटापा कम होने के बाद दोबारा शरीर पे न बढ़े। यदि हम प्रतिदिन इसी प्रकार योग अभ्यास करेंगे तो हम मोटापे का कभी शिकार ही नहीं होंगे। जो पहले से हो चुके हैं वे अपने मोटापे पर नियंत्रण भी पा सकेंगे और उसे जल्दी ही कम भी कर लेंगे। आइए इस प्रकार योगासनों के अभ्यास के बाद अब हम जानते हैं कुछ प्राणायामों के अभ्यास जो मोटापे के लिए लाभदायक हैं। सर्वप्रथम भस्त्रिका का प्राणायाम का अभ्यास। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए दोनों हाथों को इस प्रकार अंगूठे और तर्जनी के अग्रभाग को मिलाकर ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखें। इसे ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं, ध्यान मुद्रा भी कहते हैं। इस प्रकार दोनों घुटनों पर रखकर तीव्र गति से हम श्वास प्रश्वास का अभ्यास करेंगे, यानी कि इनहेल और एक्सहेल। आप तीव्र गति से जब इसका अभ्यास करते हैं तो आपका मोटापा जल्दी उनको वसा हमारे शरीर में घटने लगता है। तो आइए अब हम देखते हैं किस प्रकार हम भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे जिससे हम मोटापे से निजात पा सकें। दोनों हाथों को इस प्रकार घुटनों पर रखकर लंबी गहरी श्वास लें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। प्रारंभ में 1-2 बार मध्यम गति से और उसके बाद तीव्र गति से। आइए अब हम तीव्र गति से इसका अभ्यास करें। तीव्र गति से भी भस्त्रिका का अभ्यास करते हुए ये ध्यान रखना है कि आपके चेहरे के हाव भाव ना बिगड़े, आपके कंधे अधिक ऊपर ना उठें। आपके चेहरे के भाव बिगड़कर आपके मन पर भी वैसा ही प्रभाव डालते हैं। यदि आप प्रसन्न चित्त होकर योगा अभ्यास करते हैं तो आपके मन पर भी अच्छा ही प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और यदि आप कर तो योग रहे हैं पर आपके चेहरे के भाव बिगड़े हुए हैं, आपके चेहरे पे चिंता, तनाव आदि दिखता है, तो उससे क्या होता है कि आपके मन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए हम जब भी प्राणायाम या योग अभ्यास करें तो प्रसन्न चित्त के साथ करें। आइए कुछ देर और भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और उसके बाद करेंगे अगले प्राणायाम का अभ्यास। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कभी भी अचानक से न रोकें। आप जब भी भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास तीव्र गति से कर रहे हैं उसे वापस जिस प्रकार शुरू किया था आपने सामान्य गति से या मध्यम गति से, उस प्रकार ही मध्यम गति से सामान्य गति की तरफ लाते हुए आपको इसे पूर्ण करना है। भस्त्रिका प्राणायाम जैसे कि अभी आपको बताया था कि मोटापे अकेला जो रोग है वो अनेक रोगों को साथ में लेके आता है। तो जिस प्रकार आप जानते हैं कि मोटापे फेफड़े के रोगों को भी निमंत्रण देता है, आपको सांस लेने में परेशानी आने लगती है, तो इसके लिए भी भस्त्रिका प्राणायाम बहुत अच्छा है। आपके फेफड़ों को सक्रिय बनाता है, मजबूत बनाता है, जिससे कि आपके फेफड़े भी स्वस्थ रहते हैं। आइए अब अगले प्राणायाम का अभ्यास करते हैं जिसका नाम है कपालभाति। कपालभाति करने के लिए उसी प्रकार आप दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में इस प्रकार घुटनों पर रखेंगे और आपको स्ट्रोक लेने हैं श्वासों के। उसमें आपको श्वास को सिर्फ बाहर छोड़ना है, श्वास को अंदर लेने की तरफ ध्यान नहीं देना, सिर्फ एक्सहेल करना है जोर लगाकर। इस प्रकार श्वास अंदर अपने आप जाएगी, आपको सिर्फ बाहर छोड़ने पर ध्यान देना है। जिस प्रकार आपको बताया है कि भस्त्रिका प्राणायाम मोटापे के साथ साथ फेफड़ों को सबल बनाता है, जो कि मोटापे से भी पैदा होते हैं फेफड़ों के रोग। उसी प्रकार कपालभाति प्राणायाम आप जब करते हैं तो ये मोटापे से तो निजात दिलाता ही दिलाता है, इसके साथ साथ आपके पेट के यानी कि इस हिस्से में जो भी आपके अंग हैं, आमाशय है, आंतें हैं, अग्नाशय है, पेनक्रियाज आदि, इन सबको भी स्वस्थ रखता है। तो मोटापे से होने वाले जितने अन्य रोग भी हैं उनके लिए भी ये प्राणायाम लाभदायक है, अकेले मोटापे के लिए नहीं। उनका जो एक परिवार है, पूरा समूह जिसको मोटापा लेकर आता है, उनके लिए भी ये प्राणायाम लाभदायक है। आइए कुछ देर इसी प्रकार करते हैं कपालभाति का अभ्यास।
तीव्र गति से करेंगे। जिसकी तोंद बहुत बड़ी हुई हो वो कम से कम लगातार आधा घंटा तीव्र गति से इस कपालभाति का अभ्यास किया करें, क्योंकि जो अन्य प्राणायाम के अभ्यास होते हैं, बाह्य प्राणायाम या अग्निसार, नौली आदि, वो तो मोटे व्यक्ति से हो नहीं पाएंगे। इसलिए कपालभाति, ताकि वो पेट को इतना स्लिम ट्रिम बना दे कि आप आगे के प्राणायामों का अभ्यास कर पाएँ, जो कि इससे हाई लेवल के होते हैं। इसके लिए कपालभाति का प्राणायाम का अभ्यास कम से कम आधा घंटा अवश्य करें। जिनको अपनी तोंद अच्छी नहीं लगती, जो ऐसे उभरा हुआ पेट होता है बाहर की तरफ, उसे कम करना चाहते हैं, अपने पेट को स्लिम ट्रिम बनाना चाहते हैं, एकदम फ्लैट देखना चाहते हैं, तो वो आधे घंटे तक कपालभाति का अभ्यास ज़रूर करें। आइए अब अगला प्राणायाम जानते हैं हम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही प्रसिद्ध प्राणायाम है, आप सभी से जानते ही होंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों हाथों से वायु मुद्रा बनाएंगे। इस प्रकार तर्जनी अंगुली को अंगूठे के मूल में लगाकर इस प्रकार अंगूठे को बंद कर लेंगे और एक हाथ घुटने पर रखकर दूसरे हाथ को नाक पर रखकर अंगूठा नाक पर रखेंगे। जिनको उच्च रक्तचाप, चक्कर आदि आने की समस्या हो, वे हमेशा बाएं नाक से ही पहले श्वास लेना शुरू करें। श्वास लें लंबी गहरी। दूसरी तरफ की नासिका को बंद करके पहली नासिका को खोलकर श्वास बाहर छोड़ दें। फिर जिस तरफ से आपने श्वास बाहर छोड़ा, उसी नोस्ट्रिल से श्वास फिर से अंदर लेकर फिर विपरीत दिशा से श्वास बाहर छोड़ दें। प्रारंभ में इसे करने में कठिनाई लगती है, पर आप इसे 3-4 बार कर लेंगे तो आपके हाथ और श्वास ऑटोमेटिकली एक रिदम बन जाती है, जिससे कि आपका अभ्यास अच्छा बन जाता है। फिर से एक बार देखें, इस प्रकार वायु मुद्रा में हाथ रखकर इस प्रकार नासिका पे रखें, एक नाक को बंद करें अंगूठे से, दूसरी तरफ से लंबी गहरी श्वास लें। लंबी गहरी श्वास लेने के बाद इस नासिका को बंद करें जिससे आपने श्वास लिया था, और दूसरी तरफ से नासिका को खोल दें जिसको बंद करके आपने श्वास लिया था। अब श्वास को बाहर छोड़ दें। फिर इसी तरफ से श्वास लें और दूसरी तरफ से श्वास छोड़ दें। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आप जिस नासिका से श्वास लेते हैं दूसरी तरफ से छोड़ते हैं, फिर वापस उधर से ही शुरू नहीं करना। आपको शुरू उधर से ही करना है जिधर से आपने श्वास छोड़ा, जैसे कि इनहेल, एक्सहेल। फिर जहाँ से आपने एक्सहेल किया उसी तरफ से फिर से इनहेल करके दूसरी तरफ से एक्सहेल करना है। इसी तरह अनेक चक्रों तक अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, जैसे कि मैंने बताया, मोटापे का जो परिवार है, अनेक तरह के जो रोग हैं उनके लिए भी लाभदायक है। जैसे कि मैंने बताया था कि ब्रेन स्ट्रोक आदि, ब्रेन की समस्याएं, आपके मस्तिष्क में एंजाइटी, स्ट्रेस आदि मोटापे से होने लगते हैं, उनके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। प्रतिदिन अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कम से कम 15 मिनट अवश्य करना चाहिए। सामान्य व्यक्ति जो पूरी तरह स्वस्थ हैं वे कम से कम 5 मिनट करें, और जिनको थोड़े बहुत स्तर पे रोग हैं वे 15 मिनट अवश्य करें, और जिनको अधिक गंभीर स्थिति में रोग पहुंच चुका है, मोटापा या फिर मस्तिष्क से संबंधी कोई भी रोग, वे कम से कम आधे घंटा इसका अभ्यास किया करें। तो इस प्रकार हमने कुछ प्राणायामों का अभ्यास जाना। अब हम मस्तिष्क के लिए ही, मोटापे के कारण जो हमें स्ट्रेस, एंजाइटी और ब्रेन स्ट्रोक आदि की समस्याओं तक कंडीशन पहुंच जाती है, उसके लिए हम एक छोटे से और बहुत ही कारगर प्राणायाम का अभ्यास जाने की, जो है भ्रामरी उद्गीत। आइए एक एक बार भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को ऐसे सामने लेकर आएंगे, अंगूठे से हम कान बंद करेंगे और तर्जनी अंगुली यानी कि पहली इंडेक्स फिंगर को हम यहाँ पे आईब्रोज के ऊपर रखेंगे। बाकी 3 अंगुलियों को आँखों पर रखेंगे और आँखों को बंद कर देंगे। कानों को अंगूठे से बंद करके लंबी गहरी श्वास लेकर ओंकार का नाद करेंगे, पर मुँह बंद करके। भ्रमर जिस प्रकार ध्वनि करता है उसी प्रकार। इस प्रकार भ्रामरी के बाद उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखकर
ओंकार का उच्चारण करेंगे। इसी प्रकार भ्रामरी के साथ साथ उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास भी 3 से 5 बार तक, और जिनको अधिक स्ट्रेस, एंजाइटी और मोटापे के कारण जो डिप्रेशन में जा चुके हों, वे इसे 7 से 21 बार तक भी अभ्यास कर सकते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे अपने हाथों को सामने लाकर परस्पर हथेलियों को रगड़ते हुए गरम गरम हथेलियों का अंजन आँखों पर करेंगे। ये आपके मस्तिष्क को भी शांति प्रदान करता है, आपकी आँखों के लिए भी बेहद लाभदायक है। इस प्रकार प्राणायाम से अपने आप को पूर्ण ऊर्जान्वित करते हुए आइए अब हम अगले चरण में जानते हैं मोटापे में किस प्रकार हम अपने पथ्य और अपथ्य का ध्यान रखें, यानी कि हमें क्या लेना चाहिए और क्या चीज़ें हमें नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति को क्या क्या खाना चाहिए। मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति सबसे पहले सुबह सुबह गर्म पानी में यानी गुनगुने पानी में नींबू और शहद यानी कि लेमन हनी वाटर, वार्म लेमन हनी वाटर पिए प्रतिदिन। मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति अदरक का पानी भी ले सकते हैं गर्म पानी में। दिन भर गुनगुने पानी का सेवन करें। ये ध्यान रखें कि मोटापे से जो परेशान व्यक्ति है वो नॉर्मल पानी या ठंडा पानी ना पिएं, वे दिन भर गुनगुना पानी ही पिएं। जितना आप गुनगुना पानी पी सकते हैं दिन भर उतना पिएं। आप प्रातराश में यानी कि नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में लौकी का जूस ले सकते हैं, गिलोय का जूस ले सकते हैं। आप दिन भर लौकी की सब्जी खा सकते हैं, लौकी कल्प जिसे कहते हैं। एक ही चीज़ को दिन भर के भोजन में खाना उसे कल्प कहा जाता है। तो मोटापे से परेशान व्यक्ति लौकी कल्प कर सकता है। और मोटापे से जो परेशान व्यक्ति है वे अन्न जो होता है, अन्न का कम से कम उपयोग करें, जिसमें कि सबसे ज़्यादा आता है गेहूँ और चावल। गेहूँ और चावल या तो कम करें या तो पूरी तरह छोड़ दें। मिलेट्स खाएं। दिन भर में 2-3 बार नींबू पानी पिएं। और जैसे कि बताया, आप नींबू पानी नॉर्मली नमक और चीनी डाल के ना पिएं। नींबू पानी में आप क्या करें, नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग करें और चीनी की जगह शहद का प्रयोग करें। और पानी ठंडा नहीं, नॉर्मल नहीं, गुनगुने पानी का प्रयोग करें। आप सलाद अधिक खाएं और भोजन से पहले सलाद खाएं, भोजन के बाद नहीं। यदि भोजन के बीच में प्यास लगती है तो घूंट घूंट करके बीच बीच में पानी पिएं। आप लगातार पानी ना पिएं। यदि भोजन रुक्ष होता है यानी रूखा भोजन, तो आप पानी पी सकते हैं। पानी का निषेध नहीं होता भोजन के बीच में, और उसके लिए क्या करें, घूंट घूंट करके पानी पिएं। अब भोजन के बीच में यदि अधिक पानी पीते हैं तो उससे भी मोटापा बढ़ सकता है। आप रात्रि को गेहूं और चावल छोड़ दें। हो सके तो आप गेहूं और चावल पूरी तरह ही छोड़ दें। मीठा और नमक इसका सेवन पूरी तरह से बंद कर दें कुछ दिनों के लिए। योगाभ्यास बढ़ाएं, उसके साथ साथ भोजन का भी ध्यान रखें। इसी प्रकार आप अनेक चीज़ें और भी कर सकते हैं, जैसे कि आप जिसमें अधिक रस होता है ऐसे फल खाएं, जैसे कि संतरा, मौसमी, तरबूज, खरबूजा, पपीता, खीरा आदि। इनका सेवन आप अधिक कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो अन्न छोड़कर इसी प्रकार के फलों का और सलाद का दिन भर सेवन करें। यदि आप चाहें तो उपवास भी कर सकते हैं। आंतरायिक उपवास होता है इंटरमिटेंट उपवास, जैसे कि आजकल बहुत प्रचलित है। आप एक दिन अगर दिन में भोजन करते हैं तो बीच में कुछ नहीं, सीधे अगले दिन भोजन करते हैं। या फिर आंशिक उपवास होता है थोड़ा थोड़ा करके उपवास करना। पहले आपने किसी दिन एक हफ्ता जैसे आपने लगातार प्रातराश छोड़ा, प्रातराश यानी कि ब्रेकफास्ट, फिर आप एक हफ्ता लगातार दोपहर का भोजन छोड़ें, फिर एक हफ्ता लगातार आप रात्रि का भोजन छोड़ें। मोटापे से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए सबसे अच्छा है कि वो दिन में एक ही बार भोजन करें। एक ही बार भोजन करने का अर्थ है कि वे दिन में अनाज केवल एक बार लें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप दिन में 4 बार खाएँ, कोई परेशानी नहीं, पर अन्न एक ही बार खाएँ। सुबह सुबह आप क्या करें, जैसे कि मैंने बताया, नींबू पानी, वार्म लेमन हनी वाटर। फिर दोपहर को आप भोजन करें, सामान्य चावल रोटी कम खा सकते हैं, या नहीं भी लें तो आप सब्जी दाल खा सकते हैं। उसके बाद रात को आप मात्र दूध पी लें। आप इसके अलावा भी भूख लगती है तो शाम को स्नैक्स में भी, पर कुछ हल्का। आप इस प्रकार दिन में 4 बार कुछ न कुछ ले सकते हैं, पर ये ध्यान रखें कि अन्न का ग्रहण एक ही बार करें। आइए अब इसी के साथ साथ हम जानते हैं कि मोटापे से परेशान व्यक्ति क्या क्या नहीं खाए। अभी हमने जाना कि मोटापे से जो परेशान व्यक्ति है वो किस किस प्रकार का भोजन करे। अब इसी के साथ साथ हम जानते हैं कि उस व्यक्ति को किन किन चीज़ों से बचना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं बाज़ार में मिलने वाली जो भी चीज़ें हैं, समोसा, चाट, पापड़ी, बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज़ इत्यादि जो भी चीज़ें हैं, इस प्रकार की चीज़ों से बचें।
कोल्ड ड्रिंक्स से बचें, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, इस प्रकार के सब भोजनों से बचें। ये ना सोचें कि घर पे बनाई गई ये चीज़ें हेल्दी होंगी। यदि आप मोटापे से परेशान हैं तो घर पर भी ऑयली चीज़ें, तली भुनी, भारी, जो पचने में भारी होती हैं, जैसे कि मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति वात कारक भोजन भी ना करे, कफ कारक भोजन भी ना करे, जैसे कि कद्दू से कफ बढ़ता है, बैंगन से वात बढ़ता है, राजमा, उड़द आदि ऐसे भारी गरिष्ठ भोजन जो देर से पचते हैं, इस प्रकार के भोजन भी ना करें। ठंडी चीज़ें ना खाएं, फ्रिज में रखी हुई चीज़ें ना खाएं। इस सभी प्रकार के भोजन से मोटापे से परेशान व्यक्ति को बचना चाहिए। आइए अब हम अंत में जानते हैं कुछ एक्यूप्रेशर के अभ्यास, जो कि मोटापे के लिए तो नहीं, क्योंकि मोटापे के लिए कोई सीधा सीधा इस प्रकार एक्यूप्रेशर नहीं होता। हम जानेंगे जो मोटापे से आने वाले अन्य रोग हैं उनके एक्यूप्रेशर के अभ्यास। जैसे कि आपको बताया था कि मोटापे से अन्य रोग आपको ब्रेन की समस्याएं, लंग्स की समस्याएं, हार्ट डिजीज़ आदि हो सकती हैं, तो इन्हीं के लिए हम जानेंगे एक्यूप्रेशर का अभ्यास। एक्यूप्रेशर के अभ्यास के लिए दोनों हथेलियों को इस प्रकार सामने रखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे ब्रेन के लिए किए जाने वाला एक्यूप्रेशर पॉइंट। हमारे पूरे हाथ में एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पूरे शरीर के अंगों को दर्शाते हैं। हमारे अंगूठे के इस प्रकार सबसे ऊपर यहाँ पे हमारा मस्तिष्क होता है, तो हमारे ब्रेन की समस्याएं, स्ट्रेस, एंजाइटी सब हमारे यहीं भरा होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ टिप से हल्का सा नीचे इस पॉइंट को दबाएंगे, इस प्रकार अंगूठे से ही ऊपर से इस प्रकार उसको सर्कुलर पोजीशन में घुमाएंगे कम से कम 5 सेकंड तक। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में भी अंगूठे के टिप से हल्का सा नीचे इस प्रकार इसे घुमाएंगे। आप बारी बारी से भी प्रेशर दे सकते हैं और एक ही बार दबा के उसे सर्कुलर पोजीशन में भी दबा सकते हैं। ये पॉइंट है आपके ब्रेन के लिए। और इसके बाद हम जानते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि मोटापे से किडनी पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, तो किडनी के लिए ये वाला, आप लास्ट वाली उंगली को जब इस प्रकार मोड़ते हैं तो हाथ का जो सेंटर पॉइंट होता है, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये होता है किडनी का पॉइंट। तो हम इसे दबाकर अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं। जो व्यक्ति योगाभ्यास कम कर पाते हैं तो वे प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम और एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाकर ही अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे हाथ में भी सेंटर में इस प्रकार किडनी का एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाएं। किडनी के बाद हम जानते हैं हार्ट के लिए अभ्यास। हमारे दोनों हाथों में यहाँ पे 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, दोनों हाथों में 3 सेम है पर एक अलग होता है। एक हाथ में आपके यहाँ पर ये लेफ़्ट हाथ है तो इसमें होगा हार्ट और इसमें है लीवर। तो आपको हार्ट का पॉइंट अगर दबाना है तो आप क्या करेंगे, लेफ़्ट हाथ के ये जो 4 पॉइंट अगर आप देखें दूसरे हाथ से इस प्रकार पीछे से पकड़ें और अपनी उंगलियों को बाहर से रखें। तो ये जो सेकंड नंबर पे पॉइंट आता है, यहाँ इसे सामने की तरफ से इस प्रकार दबाना है। एक बार फिर से देखें, आपको लेफ़्ट हाथ में एक्यूप्रेशर पॉइंट देना है तो इस हाथ को इस प्रकार सामने रखा, दूसरे हाथ से पीछे से 4 उंगलियों को बंद करना है हल्का सा। तो आपके जहाँ 4 पॉइंट आते हैं उसमें से सेकंड नंबर वाला आपके हार्ट का है। इस उंगली को इसी प्रकार सामने लेके आएँ और इसी पॉइंट पे प्रेस करें, ये आपके हार्ट का पॉइंट। इस प्रकार इसे सर्कुलर वे में प्रोसेस करें। बाकी मैक्सिमम पॉइंट्स आपके ऐसे होते हैं जो दोनों हाथों में सेम होते हैं, आप दोनों हाथों में एक्यूप्रेशर पॉइंट दबा सकते हैं। पर हार्ट का ऐसा है कि एक हाथ में हार्ट का होता है और दूसरे हाथ में लीवर का। तो ये जो पॉइंट अभी दबा रहे हैं इसी को अगर आप इस हाथ में दबाएंगे तो ये हार्ट का नहीं लीवर का पॉइंट होता है। तो इस प्रकार हमने कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट जाने। अब हम अंत में जानते हैं फेफड़ों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं मोटापे से जो ग्रस्त व्यक्ति होता है उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है, उसके फेफड़े रोगी होने लगते हैं। तो फेफड़ों के लिए आप देखें कि ये जो आपकी 2-2 अंगुलियां हैं, इनमें अगर बीच में से पार्टीशन कर दें तो ये वाला जो पॉइंट होता है ये फेफड़ों का होता है बीच में। तो इस पॉइंट को जब आप दबाते हैं तो ये फेफड़ों के रोगों को सही करता है। तो इस प्रकार हम साइड से दबा सकते हैं, बीच में 2-2 अंगुलियों के बीच में, इस प्रकार दोनों हाथों के दोनों अंगुलियों के बीच में जिस पॉइंट को आप दबाते हैं तो इससे आपके फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। तो इस प्रकार हमने बहुत ही कम समय में जाना कि किस प्रकार हम मोटापे से बचने के लिए और उसे नियंत्रण में रखने के लिए और उससे होने वाले रोगों से बचने के लिए हम किस प्रकार योगासनों का अभ्यास करें, प्राणायाम का अभ्यास करें और उसमें क्या क्या खाएं, क्या क्या नहीं खाएं। और अंत में हमने जाना कि किस प्रकार एक्यूप्रेशर पॉइंट के माध्यम से हम अपने अंगों को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसी के साथ आज के सत्र को पूर्ण करते हैं, पूर्णता की ओर बढ़ाते हैं। अगली बार फिर से इसी प्रकार के किसी नए रोग को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी। धन्यवाद।